So welcome to Arki's podcast, Sanchit sir, one of my favorite teachers, guys. So welcome Sanchit sir. तो जितने भी मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था तो सारे बहुत एक्साइटेड थे कि संचित सर मेरे पॉडकास्ट में आने वाले हैं. सो दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अच्छा एपिसोड जाने वाला है क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट्स आर हियर इज़ हियर. सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन. सो सबसे पहला सवाल, आपकी इस खूबसूरत स्माइल के पीछे मतलब क्या राज है? मतलब ये सच में एक जो कहते हैं कि स्माइल है वो है या फिर इसके पीछे बहुत सारे दुख छिपा हुआ है? मतलब जानना चाहता हूँ बेसिकली, इतनी अच्छी स्माइल कैसे ला सकता है बंदा, तो ये जानना चाहता हूँ. हाँ, मतलब तुमने पहला क्वेश्चन ही इतना इतना डेंजरस और बिल्कुल दिल को नो आई रियली वांट टू नो कि मतलब आपकी स्माइल परफेक्ट एकदम, तो जानना चाहता हूँ मैं कि इतनी लाइवली इतनी हैप्पीली मतलब कैसे? आई थिंक दिस इज मोस्टली जो मैं फील करता हूँ. सो आई रियली मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा प्योरली एक्सप्रेस कर सकूँ. एंड आई थिंक इमोशंस से ज़्यादा अच्छा कोई और तरीका ऑफ कोर्स नहीं है हमारे पास एक्सप्रेस करने का. जब मैं गुस्सा होता हूँ आई एम रियली श्योर बिकॉज पीपल हैव टोल्ड मी दिस कि मेरी शक्ल पे दिख जाता है कि मैं गुस्सा. आई हैव एक्सपीरियंस दैट, क्लास में हमने देखा है ये सब. जब मैं इरिटेटेड होता हूँ तब भी लोगों को बहुत इजीली दिख जाता है. तो मैं ना चाहते ना चाहते हुए भी उस चीज़ को छुपा नहीं पाता, पता नहीं क्यों. सेम हैपेंस विद मी. सो इट नेवर इज लाइक कि अगर मैं खुश हूँ, इनफैक्ट कल ही ये चीज़ हुई थी कि डिज़ाइन की क्लास चल रही थी. सो मैंने पूरा काम नहीं करा था. सो मेरा पूरा दिन वैसा ही गया था. काफ़ी स्टूडेंट मतलब फ्रेंड्स बोल रहे थे यार तेरी शक्ल पे दिख रहा है, तेरी शक्ल पे दिख रहा है. सो आई वाज ट्राइंग लिटरली कि मैं स्माइल करूँ बट होता ही नहीं है वैसा. आई डोंट नो कि मतलब क्यों होता है ऐसा. हाँ, मतलब आई थिंक कोई करने का पॉइंट भी नहीं है. व्हाई वुड यू डू दिस एंड हाइड समथिंग व्हिच यू आर फीलिंग. सो आई थिंक जैसे तुम भी कह रहे हो तुम भी ऐसे ही हो और मैं भी फील करता हूँ मैं ऐसे ही हूँ. आई थिंक अगर मैं अपनी गुस्सा और अपना दुख और अपना इरिटेशन नहीं छुपा पाता तो आई थिंक वही सेम रीज़न है जो मैं अपनी खुशी और अपनी स्माइल भी छुपा नहीं पाता. मेरे लिए एक्चुअली फेक लाफ या स्माइल करना बहुत मुश्किल है और अगर मैं करूँगा तो आई एम श्योर किसी को पता सामने को पता चल जाएगा कि झूठ है. मेरे ख्याल से बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो क्योंकि हमारे वेद व्यास मतलब सारे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है. इनफैक्ट गीता में भी यही लिखा हुआ है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहिए, लेट देम गो आउट. क्योंकि अगर जैसे लेट्स सपोज कि गुस्सा को जितना अंदर दबाओगे उतना ही खुद को हार्म करोगे. बट इफ़ यू यूज़ दैट गुस्सा टू मतलब टू डू समथिंग प्रोडक्टिव तो वो आपके बेनिफिट में ही कन्वर्ट हो जाएगा. तो मे बी यू आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्पिरिचुअल बीइंग. सो अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पे सुना है, यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल्स पे सुना है कि आर्किटेक्चर जो एज ए इंडस्ट्री जो है काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है. बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है. आर्किटेक्ट्स एज अ बिजनेसमैन मतलब इतना सक्सेस नहीं मिलता जितना बाकी इंडस्ट्री में जो बिजनेसेस होते हैं उसमें मिलता है. सो ऐसा है क्यों? सी ऑफ कोर्स इसमें दो चीज़ें तुमने अभी मेंशन करी. एक तो वर्ड अनऑर्गेनाइज्ड और सेकंड तुमने वर्ड यूज़ करा सक्सेस. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक अनऑर्गेनाइजेशन इन आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले प्रोसेस ऑफ आर्किटेक्चर ना पहली बात किसी को क्लियर नहीं है. ठीक है. दूसरा क्लियर किसी को मतलब ना आर्किटेक्ट्स को ना क्लाइंट्स को, कि आर्किटेक्ट बहुत सारे क्लाइंट्स को पता ही नहीं है कि एक्चुअली आर्किटेक्ट करता क्या है. अगर मैं ऐसे लेवल के प्रोजेक्ट्स की बात करूं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, डैम्स और जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसको उसमें ऑफ कोर्स जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको पता होता है कि आर्किटेक्ट का क्या जॉब है, पीएमसी का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, कंस्ट्रक्शन का क्या जॉब है. बट वो एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं विच इज़ इन अ कंट्री. इफ उसके बाद जो बची हुई परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अच्छे लेवल पे भी लोगों को नहीं होती कि आर्किटेक्ट का जॉब क्या है, जिसकी वजह से आर्किटेक्ट को भी क्लैरिटी नहीं होती कि उसको किस किस जगह पे अपना हाथ डालना है. तो ये जो लाइन है ना बहुत ब्लर हो जाती है कि मैं कितना करूं और मैं बोलूं कि हाँ माय जॉब इज डन, और कहाँ से किसी और इंसान का जॉब शुरू होना चाहिए. फर्स्ट थिंग इसमें अनऑर्गेनाइजेशन क्या आती है कि मेरे को जब पता ही नहीं कि मेरे को करना क्या है तो मेरे को तो जो जो मिलता रहेगा और जिसके लिए मैं केपेबल हूँ वो मैं करता रहूँगा. और इसकी वजह से मैं अपनी टाइमलाइंस फिक्स कर पाऊंगा ना, अपनी मैं डेडलाइंस फिक्स कर पाऊंगा ना, मैं अपना क्योंकि मेरे को तो अपनी कॉस्ट जस्टिफाई करनी है. और सिंस क्लाइंट को ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट ऑफ जॉब भी मेरी है, ये पार्ट ऑफ जॉब भी मेरी है, तो मैं कॉस्ट जस्टिफाई करते करते तो मैं तो कहीं तक भी जा सकता हूँ. और उसके लिए फिर अब हो सकता है मैं भी केपेबल ना हूँ. एक पॉइंट के बाद मेरे को भी नहीं पता कि ये जो चीज़ मेरे से क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है वो मैं कर भी सकता हूँ या नहीं.
आप मतलब एक एग्जांपल लेके बता सकते हो कि एक क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है आर्किटेक्ट? जैसे कि अगर मैं एक बहुत ही इनिशियल लेवल की बात करूं, सो लेट्स से एवरी आर्किटेक्ट at some point of time has to go through a residential project which is mostly his if you let's say decide to open your own thing and you don't have a background कि तुम्हें आर्किटेक्चर कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जानकार नहीं है, सो एनी द मोस्ट ईजीएस्ट प्रोजेक्ट फॉर यू टू ग्रैब इज द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, राइट? अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को जब हम शुरू करते हैं तो जैसे जो भी जनरली क्लाइंट्स आते हैं वो मोस्टली क्या होता है, किसी जानकारी से आते हैं। मान लो कोई रिलेटिव हो गया, कोई दोस्त यार हो गया जिसको घर बनाना है, तो जब वो शुरू करते हैं सबसे पहले उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको बस ये पता है कि तुम आर्किटेक्ट हो, तुमने एक डिग्री हासिल करी है और तुम काम कर सकते हो, कहीं ना कहीं तुम केपेबल, पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर काम करने, तो वो तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करेगा। जब तुम प्रोजेक्ट को करना शुरू करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लग रहा है कि तो यू बीइंग एन आर्किटेक्ट नाउ यू आर सपोज टू डू द होल प्रोजेक्ट इन एवरी, मतलब यू आर सपोज टू लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट which includes design, sanctioning, cost, material procurement, contractor का काम चेक करना, कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी चेकिंग, मटेरियल चेकिंग, क्वांटिटी चेकिंग, उसको लगता है कि सभी तुम करोगे। और प्रॉब्लम क्या है तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हें ये करना है या नहीं, और कॉलेज में तो तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है, ना तुम्हें किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करना सिखाया, कभी किसी ने कॉलेज में तुमसे ये बात करी कि कॉन्ट्रैक्टर से साइट पे बात कैसे करनी, लेबर से कैसे बात करनी, किसी ने नहीं समझाया तुम्हें, कभी किसी ने क्वालिटी चेकिंग नहीं समझाई कि किस तरह से होती है। अंटिल थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकलिटी में आई अंडरस्टैंड देयर इज नॉट मच इंटरवेंशन कि तुम्हें सिखाया जाए कि क्वालिटी चेकिंग कैसे करी जाती है, लेबर को कैसे हैंडल करता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस कैसे हैंडल करी जाती है, कि मान लो कि क्लाइंट की और कॉन्ट्रैक्टर की लड़ाई हो जाए, या क्लाइंट की और तुम्हारी लड़ाई हो जाए, या कॉन्ट्रैक्टर या तुम्हारी लड़ाई आ जाए, इन सब रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करना हमें आता ही नहीं है। उसके बाद आगे चलते चलते तुम्हें सैंक्शनिंग नहीं पता होता कैसे होगी, कॉस्ट कैसे निकालनी है, एस्टिमेशन कैसे देना है, ये सब किसी को क्लैरिटी ही नहीं है इस चीज़। तो करते 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 इनिशियली तो हम सब कुछ ही कर देते हैं, ठीक है? ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ था। हम करते करते जब हमने शुरू किया तो इनिशियली हम सब कुछ ही कर रहे थे। हम यहाँ ऑफिस में बैठ के हम ड्राइंग भी बना रहे हैं, क्लाइंट से जाके वहाँ मीटिंग भी कर रहे हैं, फिर क्लाइंट कह रहा है मेरे को तो अब मैंने तो अप्रूव कर दिया, हमने ड्राइंग बना के फिर हम जाके कॉन्ट्रैक्टर को समझा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर जब लेबर से कराने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो एक पार्टी है, करेगा तो वो खुद नहीं, वो तो लेबर से कराएगा। जब कॉन्ट्रैक्टर लेबर से करा रहा है तब भी वो हमें बुला रहा है कि आओ और लेबर को समझाओ, और हम भी कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा पार्ट ऑफ जॉब है, हमें क्लैरिटी ही नहीं है इस चीज़ की, हमें पता ही नहीं कि ये कैसे करना है। तो हम भी जा रहे हैं इस उम्मीद में कि हम अगर चले गए तो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा बन जाएगा, ठीक है? लेकिन उससे क्या होता है कि हम हमेशा या तो साइट में या मार्केट में क्लाइंट के साथ नल दिलवा रहे हैं, वॉश बेसिन दिलवा रहे हैं, टाइलें सिलेक्ट कर रहे हैं, या क्लाइंट के घर बैठे हैं उसके साथ चाय पी रहे हैं और 5-6 बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मेरा आर्किटेक्ट मेरे पास है तो मैं खुश हूँ। फिर क्या हो रहा है, जब हम शाम को घर आ रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं कि कल जो चीज़ हमें देनी है, जिसकी वजह से साइट पे काम होना है, उस चीज़ के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम रात को जगे हुए हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक काम कर रहे हैं, फिर सुबह हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आ रहा है, हाँ जी हमारे पास काम नहीं है, आपने बोला था आप आ जाओगे, तो आओ और बताओ। फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ मी जॉइनिंग Banyan Fig, इट वॉज दिस ओनली। हम 3 लोग थे, मैं, सार्थक और ध्रुव, जो मेरे सीनियर्स हैं, सार्थक और ध्रुव। हम लोग रात को लैपटॉप पे थे और दिन में सड़कों पे थे, साइट्स पे थे। तो ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइजेशन ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसे होना है, किसी ने हमें बताया भी नहीं, सिखाया भी नहीं। और जैसे अगर मैं ये बात बोलूँ, अगर ड्राइवर, तुम ऊबर कोई भी कैब बुक करते हो, कैब वाला आता है, उसको पता है उसका काम है कि वो तुम्हारे लोकेशन से तुम्हें पिकअप करेगा और जहाँ तुम्हारी लोकेशन है वहाँ तुम्हें ड्रॉप कर देगा, ठीक है? अगर तुम वहाँ पहुँचने के बाद बोलोगे सर मेरे 3 बैग हैं और मैं तीसरी मंजिल पे रहता हूँ, ये 3 बैग मेरी आप अपनी गाड़ी से निकाल के ऊपर मेरे फ्लैट तक लेके चलो, अगर कर्टसी हुई तो बात अलग है, लेकिन उसको ये क्लियर है कि उसका पार्ट ऑफ जॉब ये नहीं है। ना उसको ऊबर वाले, ना ओला कोई उसको पे कर रहा है, ना अगर मैं उसको बोलूँगा कि हाँ ऐसा कर दे तो मैं उसको पे करूँगा। उसको एग्जैक्टली क्लियर है कि वो तुम्हारे को दरवाजे से उठा के तुम्हारे दरवाजे तक छोड़ेगा, उसके बाद ना वो उससे तुम्हारा कोई लेना देना, ना हमारा कोई लेना देना। ये चीज़ ना आर्किटेक्चर में नहीं है। तो मेरे ख्याल से
यही एक रीज़न हो सकता है कि आर्किटेक्चर इतना बदनाम है कि आर्किटेक्ट्स पूरा पूरा दिन इंगेज रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। आई गेस ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन इस चीज़ में, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम देखें, एक जो फ्रेशर आर्किटेक्ट है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके पास मे बी इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, वो जस्ट बिकॉज उसको पैसा कमाना है वो सारे काम भी कर दे रहा है जो उसको करने भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का एस्केप रूट क्या हुआ फिर? इस चीज़ का एस्केप रूट अगर मैं तुम्हें जो हमें समझ आया, हमने ये चीज़ ना एक्सपीरियंस से ही सीखी। हमको एक पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ये चीज़ करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो हम वो चीज़ कब करेंगे जो हमें करनी चाहिए। हम एक्चुअली डिज़ाइन कब करेंगे, हम एक्चुअली जो हम इतने एथिक्स की बात करते हैं आर्किटेक्चर में कि मैं लोगों की लाइफ इंप्रूव कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो चीज़ हम कब करेंगे। हम तो साइटों पे घूम रहे हैं, क्लाइंटों के साथ टाइल सिलेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो एस्केप रूट इज वन इज दैट या तो तुम्हें एक्सपीरियंस से ये चीज़ समझ आ जाए और तुम उसको कन्वर्ट कर दो। हमने इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट किया, हमारे पास हमारी कंपनी में एक्सपर्टीज थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, विच इज़ टू ओवरसी कंस्ट्रक्शन। वो हमारे पार्टनर हैं ध्रुव अग्रवाल, उनके पास उस चीज़ की एक्सपर्टीज थी, उन्होंने पहले इसमें काम किया था। तो हमने क्या किया कि हमको डिज़ाइन जो हम करना था, हमें उसमें भी ये जो प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन का ओवरसी करना वो हमें करना पड़ रहा था। तो हमने इसका क्या एस्केप रूट निकाला, हमें ये समझ आ गया था हमें ये नहीं करना, ठीक है। लेकिन हमें ये भी समझ आ गया था कि ये मार्केट की डिमांड है, क्लाइंट चाहता है कि ये आर्किटेक्ट मेरा करे। सो वी रियलाइज्ड एंड थॉट व्हाई नॉट टू सेल दिस एज अ सर्विस। सो हमने इस चीज़ को ऐसे शुरू किया। हमने बोला कि हमारी डिज़ाइन कंसल्टेंसी इज़ वन सर्विस, एंड इफ़ यू वांट अस फॉर समवन फ्रॉम आवर टीम, और हमारी एक्सपर्टीज़ को आप चाहते हो कि वो साइट की कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होए, तो आप हमारा ये सेकंड मॉडल है, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो, जिसमें हम आपको डिज़ाइन कंसल्टेंसी के साथ बिल्ड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे कि हम मतलब 2-3 डिफरेंट मॉडल्स। सो जो वो फिर क्लाइंट के ऊपर रहेगा कि जो वो चूज़ करेगा, आप उतना ही काम। इससे ना हमें दो फायदे हुए। एक तो हमें जो सर्विस हम एक्स्ट्रा दे रहे थे, हमें उसका पैसा मिलने लग गया जो हमें चाहिए था, बिकॉज हम टाइम दे रहे थे उसमें। दूसरा, क्लाइंट को ना, जो क्लाइंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अग्री नहीं कर रहा था, उसको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये काम इनका नहीं है। तो इससे ये दो चीज़ें अलग होने से हमें यही फायदा हुआ कि ये जो लाइन थी ना दोनों के बीच में, वो बड़ी क्लियर क्लाइंट को समझ आ गई। तो जब भी क्या होता था कि क्लाइंट डिज़ाइन कंसल्टेंसी का मॉडल चूज़ करता है अब, और वो कहता है मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं चाहिए, तो जैसे ही प्रोजेक्ट जब शुरू होता है और वो जो हमारी डिज़ाइन कंसल्टेंसी है वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन के ऊपर चले जाने लगती है, तो हम उसको क्लियरली बताते हैं कि सर आप अब ना वहाँ पे जा रहे हो, आप अब उस वाली फील्ड में जा रहे हो, आप वो चीज़ें हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, जो हमारी दूसरी सर्विस के अंदर हम आपको दे सकते हैं, हम इस वाली के अंदर नहीं दे सकते। तो आई थिंक स्कोप को क्लैरिफाई करने में हमको इस चीज़ ने हेल्प करा। तो एक तो एस्केप रूट हमारे पास ये हो गया। दूसरा एस्केप रूट ये है कि तुम, मतलब आई थिंक व्हाट आई फील इज द मेजर थिंग यू कैन डू इज यू कैन गिव व्हाट द क्लाइंट वांट्स, बट टेल हिम वेरी क्लियरली दैट इसका मैं अलग पैसा लूँगा। और ये चीज़ आई थिंक इनिशियल स्टेज पे करना, आई एम नॉट श्योर कि एक बहुत पॉसिबिलिटी है या नहीं। बोथ ऑफ दीज एस्केप रूट्स और दिस इज जस्ट वन, आई एम सॉरी, ये हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि इनिशियल स्टेज पे अब प्रॉब्लम है इसको एस्केप रूट बनाने में। एस्केप रूट बनाने में क्या इसमें इशू है इनिशियली, एक तो तुम्हें भी सीखना है कि साइट कैसे चल रही है, राइट। हर एक इंसान जब इनिशियली, आर्किटेक्ट अगर कंस्ट्रक्शन से डिटैच हो जाएगा ना कहीं उसका डिज़ाइन सफ़र करेगा, बिकॉज उसको पॉसिबिलिटी नहीं पता कि साइट जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो साइट पे उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो इनिशियली आई रियली फील दैट साइट का एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनिशियली तो डिटैच आई थिंक होना भी नहीं चाहिए इस चीज़ से, और दूसरा पॉसिबल भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि तुम इनिशियली अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो प्योरली सामने वाला तुम्हें ट्रस्ट करके दे रहा है। ऑब्वियसली वो हमेशा पूरी लाइफ ही सामने वाला ट्रस्ट करके ही एक आर्किटेक्ट को प्रोजेक्ट देता है, बट इनिशियली आई रियली फील कि जो भी क्लाइंट्स किसी भी नए आर्किटेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल रियली ब्रेव, एंड दे हैव रियली गुड ट्रस्ट इन द पर्सन जो सामने है। तो उसका ट्रस्ट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए, आई थिंक वो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें हमें हैंडल करनी ही पड़ेंगी। तो इट्स, आई थिंक इट इज़ लर्निंग बाय गेटिंग पेड, जैसे जॉब में होता है किसी भी, कि तुम इनिशियली जाके सीखते भी हो और तुम्हें कोई पैसा भी पे कर रहा है। सेम चीज़ जब तुम कोई नया प्रोजेक्ट करते हो, तुम्हें कोई पैसा भी दे रहा है, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली कम देगा, बट तुम्हें सीखने को भी मिलता है, तुम्हें गलतियां करना अलाउड होता है इनिशियली, तो तुम गलतियां कर सकते हो। ऑब्वियसली
थोड़ी डांट पड़ती है और वो सामने से प्रॉब्लम आती है, बट क्लाइंट फिर भी सोचता है हाँ यार ठीक है, ये भी नया है, मैंने भी यही सोच के हायर किया था कि एक्सपीरियंस नहीं है, बट आइडियाज़ अच्छे हैं, तो गलतियाँ तो चलो होती रहे, अनटिल अनलेस बिल्डिंग ना गिर जाए। तो आई थिंक इन दैट वे इट इज़ नेसेसरी इनिशियली। यस। सो मतलब मेरे को इस पूरी कन्वर्सेशन से ये समझ आया कि अगर आप नया खुद का बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में सब कुछ करो। अब सीखने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है करो, एंड वंस यू लर्न कि पूरा कैसे चलता है ये पूरा सिस्टम, देन स्टार्ट लाइक क्रिएटिंग दोज बिजनेस मॉडल्स जो फिर क्लाइंट के ऊपर रहेगा कि अगर वो चूज़ करता है तो आप पे उतना काम तुम्हें भी बिकॉज क्योंकि समझ आ जाएगा कि तुम्हारी एक्सपर्ट, तुम्हें इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या आती है कि हमारी टीम में ऑलरेडी एक एक्सपर्ट था इस चीज़ के लिए, तो हम उसको एज अ बिजनेस उसको ब्रांच आउट कर पाए उस बिजनेस को, कि हमने बोला कि यार इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज है। बट लेट्स से अगर तुम इंडिविजुअली शुरू करते हो तो तुम अपना इंटरेस्ट जान सकते हो, क्या पता तुमने डिज़ाइन की तरह से शुरू किया था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन होने लगी तो तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आया कि यार कंस्ट्रक्शन तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हो सकता है कि तुम बोलो कि यार मैं तो डिज़ाइन नहीं करूँगा, मैं तो कंस्ट्रक्शन ही करता हूँ, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। आई थिंक ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आर्किटेक्ट अभी इस टाइम एक जो अंडरस्टैंडिंग मेरे को कॉलेज में जब मैं था मेरे को भी लगती थी, वो ये थी कि यार कंस्ट्रक्शन से मेरा लेना देना नहीं है, मैं हूँ एक ड्रीमर और मैं अपने सपने बेचूंगा और दुनिया में तहलका मचा दूंगा, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन तो क्या है, कंस्ट्रक्शन तो कोई कर ही देगा। बट जब मैंने फर्स्ट अपनी जॉब करी थी राइट आउट ऑफ कॉलेज, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बनाई थी मैंने, उन्होंने मेरे को, मेरे बॉस ने बोला था, वेरी गुड पर्सन राजीव भगत स्टूडियो कोड से, उन्होंने मेरे को बोला था कि संचित ये टेरेस के ऊपर ना एक निश बनानी है, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, तो मैंने एक निश बना दी प्रोपोर्शन वगैरह देख के कि हाँ कैसे होनी चाहिए, बड़ी कंटेम्प्रेरी पतली सी निश बना दी। सो द बाउंड्री ऑफ द निश वॉज वेरी स्लिम, तो मैंने उनको बड़े प्राउडली जाके दिखाया कि सर ये देखो मैंने तो बना दिया जो आपने मांगा था, ये तो तहलका मचा देगा। तो उन्होंने वैसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, उन्होंने बोला संचित ये जो इतनी पतली सी चीज़ है ये बनेगी कैसे? मैंने कहा बनेगी कैसे, इससे मेरा क्या लेना देना। मैंने कहा बनेगी कैसे का क्या मतलब? उन्होंने बोला मटेरियल क्या होगा, इतनी जो पतली थिकनेस तुम चाह रहे हो ये कैसे बनाओगे तुम, क्या मटेरियल होगा जो टेरेस पे है तो बारिश भी होगी धूप भी पड़ेगी तो ख़राब भी ना हो, पेंट भी ठीक। मैंने कहा ये मेरा जॉब थोड़ी ना है, मैंने तो बता दिया कि मेरे को 20 mm जितने भी mm का ये पतला सा बैंड चाहिए, अब वो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर देखेगा या कोई भी देखेगा कि कैसे होना है, मेरा जॉब नहीं है। सो दैट डे माई ड्रीम्स चैटर्ड। उस दिन उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हें ही बताना पड़ेगा कि अगर जो चीज़ तुम्हें इतनी सी चाहिए तो वो कैसे बनेगी। तो एक आर्किटेक्ट जितना अच्छा ड्रीमर हो सकता है, जितना अच्छा डिज़ाइनर हो सकता है, उतना ही अच्छा उसको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर मेरे को इतनी पतली दिखानी है तो ये कैसे दिखेगी, किस मटेरियल में दिखेगी, इसके ऊपर मेरे को फिनिश भी करनी है, पेंट करना है, टाइल लगानी है, पत्थर लगाना है, जो भी लगाना है, तो हर चीज़ को मार्जिन लेके मेरे को पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ मेरे को इतनी पतली या इतनी मोटी दिखानी है तो मैं ये कैसे अचीव कर सकता हूँ। So I think construction and architecture design is not two different things. They are entirely same thing. तो कंस्ट्रक्शन से हम नहीं बच सकते, हमें इसमें इन्वॉल्व होना ही होगा, और अगर आर्किटेक्ट्स एक्चुअली बाहर जाके कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो आई थिंक हम और इम्प्रूव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं, बहुत लॉजिकल चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, डिज़ाइन को इन जनरल हम इतना इम्प्रूव कर देंगे उस केस में कि हमें अच्छा डिज़ाइन जो होगा ना वो गिवन होगा, हमें कभी सफ़र नहीं करना पड़ेगा, कभी क्लाइंट को, कभी यूज़र को सफ़र नहीं करना पड़ेगा फिर बिल्डिंग के अंदर, वो हमेशा खुश रहे। सो आई थिंक दिस इज़ कि आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर वेरी मच कनेक्टेड। ओके, सो अगला सवाल इसी के रिलेटेड है, तो बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे वो खुश होंगे कि अगर आप इसका आंसर दे दोगे एग्जैक्टली। तो बेसिकली एक इनिशियल स्टेज में एक आर्किटेक्ट कितना कमा लेगा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पैसा ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी बोले कि लर्निंग पे फोकस करो, एक्सपीरियंस गेन करो, लेकिन पैसा हर किसी को बैक इन द माइंड चाहिए ही होता है, थोड़ा नहीं चाहिए, बहुत सारा चाहिए, हर किसी को पेंट हाउस चाहिए, हर किसी को लग्जरियस गाड़ी चाहिए। सो इनिशियल स्टेज में कि कितनी एक्सपेक्टेशंस रख के एक आर्किटेक्ट चल सकता है? सी इसमें दो चीज़ें हैं इनिशियल स्टेज पे, एक तो होगी जॉब, ठीक है,
लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस ओनली। अगर एक खुद का एक स्टूडियो खोलता है एक अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर ऑफ कोर्स तुम इनिशियली, इसमें एक्चुअली कोई कैप नहीं है। कमाने को तुम इनिशियली बहुत अच्छा भी कमा सकते हो, और कमाने को तुम बहुत बहुत ही जॉब से भी कम कमाते हो। जो हमने भी इस चीज़ को से सफ़र की फेस किया था। हमने इनिशियली, जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मैंने बैनिफिक ज्वाइन किया था, तो करा भी एज एन एम्प्लॉई था ज्वाइन, बट मैंने करा भी इसी बेसिस पे था कि मैं एक तो करना चाहता था इन लोगों के साथ काम, और मैंने एक्चुअली जो मेरे को जॉब में मिल रहा था उससे कम पे मैं अग्री करके यहाँ आया था। ठीक है, कम से कम 50%, हाँ, पर अप्रॉक्सीमेटली 50% नीचे आके इन्होंने बोला संचित हम इतना कर सकते। आई सेड बिकॉज आई वांटेड टू कम। तो जो अगर तुम बिजनेस की बात करो, बिजनेस के अंदर इनिशियली जो चीज़ मैटर करती है पैसा कमाने या ना कमाने के लिए, वो करती है तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग। आर्किटेक्चर एज अ बिजनेस इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन योर नेटवर्किंग। इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है मेरे को। तो जितने अच्छे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितने अच्छी तुम्हारी नेटवर्किंग होगी, जितने अच्छे तुम्हें लोग जानते होंगे, जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा तुम्हारा एज एन आर्किटेक्ट बिजनेस को लाने में। क्योंकि आर्किटेक्चर का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना, वो बड़ा ना ऑर्गेनिक है, बड़ी ऑर्गेनिक मार्केट। तुम इसके अंदर जाके कोई स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग तो नहीं कर सकते, तुम जाके बोर्ड्स नहीं लगा सकते, तुम जाके पैम्फलेट्स नहीं बांट सकते जो COA हमारा कहता है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर मार्केटिंग ऑब्वियसली आज के टाइम में, सो ये मार्केटिंग वाला जो क्वेश्चन है, मतलब इस चीज़ को मैं हमेशा क्वेश्चन करना चाहता था, पूछना चाहता, जानना चाहता था कि ऐसा है क्यों, मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते आर्किटेक्ट। सी व्हाट आई फील इज COA जो जिस COA में जब ने ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड रिनाउंड पीपल, उन्होंने जब ये बनाया था, व्हाट आई फील मस्ट बी द रीजन वाज कि उन्होंने सोचा होगा कि आर्किटेक्ट का जो काम और प्रोजेक्ट है ना, वही उसकी मार्केटिंग है। So, given the right aesthetics and ethics and principles of what architect should go by, तो उन्होंने सोचा हो कि यार जब मैं ऑलरेडी इतनी बड़ी एक चीज़ बना रहा हूँ, जो अपने आप में अगर कोई देखेगा तो पूछेगा कि यार किसने बनाई है, तो मैं क्यों जाके घर में पैम्फलेट बांटूँ। इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड कि ऐसा हो सकता है एक रीज़न कि उन्होंने मना किया है कि तुम डायरेक्टली बोर्ड भी नहीं लगा सकते यार कहीं। सो बेसिकली आर्किटेक्ट्स लाइक आर्टिस्ट जो अपने काम की वजह से जाने जाते हैं मार्केट में, और वही उनकी एक तरह से मार्केटिंग है पूरी, यू कैन से। ओके। सो अभी आपने कहा नेटवर्किंग के बारे में। सो नेटवर्किंग करें किससे, कैसे करें, और उस नेटवर्क को मेंटेन कैसे करके रखें, ये मेरा हमेशा से मैं जानना चाहता था, बनाना चाहता हूँ नेटवर्क। सो मतलब मैंने भी सुना है कई मतलब बाकी लोगों से कि नेटवर्क बनाना शुरू कर दो, बाद में जाके फ़ायदेमंद होगा, लेकिन कहाँ से शुरू करें, किससे शुरू करें, और वो नेटवर्क मेंटेन कैसे रहे कि बाद में जाके वो हमारे लिए मतलब फ़ायदेमंद हो। ओके, अगर कॉलेज लेवल से बात करें, कॉलेज लेवल में अगर तुम्हें नेटवर्किंग शुरू करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम और लोगों और कॉलेजेस, जैसे नासा एक हमारा बहुत अच्छा इवेंट होता है, उसके अंदर ऑल कॉलेजेस और स्टेट्स के लोग, और उनसे जाके कांटेक्ट डेफिनेटली करो, उनसे जाके बातचीत करो, उनसे पूछो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, तुम एक तो उनका पोटेंशियल पूछ रहे हो, और जाके उनको तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे तुम AI में इतना कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि अगर तुम्हारा पोटेंशियल तुमने सामने वाले को बताया, वो शायद कुछ भी ना करे उसका, लेकिन उसके दिमाग में होगा। अर्जुन नाम का एक लड़का जिसने आके मुझसे एक बार बात करी थी, उसने बताया था कि मैं AI में रिसर्च कर रहा हूँ। कभी जाके उसके बाद 2 3 5 साल बाद अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसमें उसको पता है कि यार कि मेरे को इस फील्ड से रिलेटेड जिसके अंदर अर्जुन रिसर्च कर रहा था, मेरे को इसकी ज़रूरत है, तो वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा, वो बोलेगा यार कोलैबोरेट करते हैं और इस चीज़ को काम को करते हैं। एक तो ये होगी नेटवर्किंग जो तुम्हें अपने ही पीयर्स, अपने आर्किटेक्ट से और आर्किटेक्ट से करनी है। दूसरा जो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं करी, ठीक है, कॉलेज लाइफ में मैंने अपने करनी चाहिए डेफिनेटली। मैंने कॉलेज लाइफ में अपने स्कूल के सारे दोस्तों से नाता तोड़ दिया, ठीक है। सोनीपत से बिल्कुल नाता खत्म कर दिया, वो कुछ वजहें थी उनकी। और कॉलेज में आके मेरे को नए लोग मिले जो मेरे को लगा कि हाँ अच्छे लोग हैं, उनसे बातचीत हुई, अच्छे लोग थे, सब कुछ अच्छा होने लगा। उसके बाद ना मैं एक कोकून के अंदर चला गया, मैं बड़ा कंफर्टेबल हो गया। मैंने सोचा हाँ यार मैं आर्किटेक्ट हूँ, काम तो मेरा है सुपर, ठीक है, डिज़ाइन मैं करता हूँ टॉप,
तो लोग तो आके मेरे पैरों में पड़ जाएंगे, बोलेंगे संचित सर काम कर रहा हूँ वहाँ। तो मैं तो इन 5-6 जनों के बीच में रहूँगा, अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँगा और पैसा कमाऊँगा। लेकिन जब कॉलेज से निकले तो रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो किसी को जानता ही नहीं। मेरे को तो ये 5-6 जने पता हैं सिर्फ दुनिया में जो हैं भी आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट तो आर्किटेक्ट को प्रोजेक्ट तभी देगा जब तुम्हारा स्किल सेट और दूसरे का स्किल सेट में डिफरेंस है, ठीक है। ऑब्वियसली डिफरेंस होगा ही होगा, तुम किस चीज़ में बेटर हो, सामने वाले किस चीज़ में बेटर है, बट निकले तो अभी दोनों साथ ही हैं कॉलेज से। तो वो जो डिफरेंस ऑफ स्किल सेट है वो अभी इतना ज़्यादा मेजर नहीं है कि तुम्हें किसी और को तुम्हें अप्रोच करना पड़े किसी सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन जाके थोड़ी टाइम बाद होती है कि 2-3-4-5 साल तुमने काम कर लिया, अब तुम्हें पता है कि तुम इसमें अच्छे हो, सामने वाला उस चीज़ में अच्छा है, तुम्हारे पास वैसा कुछ आएगा तो तुम उसको अप्रोच करोगे एंड दे विल अप्रोच यू अगर उसके पास ऐसा। बट इनिशियली ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनिशियली सबका स्किल सेट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता है, कॉलेज से निकलते हैं तो अब तुम्हें प्रोजेक्ट भी चाहिए, जानते भी तुम इन 5-6 जनों को है जो अब वो लोग भी आर्किटेक्ट है, तो प्रोजेक्ट देगा कौन तुम्हें, ठीक है ना। तो नेटवर्किंग स्कूल लेवल वो कॉलेज लेवल पे एक तो अपने पीयर्स से जो कि कॉलेज से बाहर हैं उनसे डेफिनेटली करनी चाहिए। प्लस अपने आसपास जो भी लोग हैं, कोई नए दोस्त हैं, कोई पुराने दोस्त हैं, उनको हमेशा बताओ कि यार तुम क्या कर रहे हो, उनको अपना बेचो अपने आप को। दिस इज लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू एज एन आर्किटेक्ट will only be a good architect when you are a good salesperson. You have to sell your ideas, you have to sell yourself. तुम अपने आप को लिटरली बेच रहे हो कि मैं तो देख ऐसा कर रहा हूँ, मैंने देख कॉलेज में ये बिल्डिंग बनाई है, उनको दिखाओ, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको बताओ देख मैंने ये रेंडर निकाला, देख मैंने इसको ऐसे किया, इसमें ऐसा करा, इसमें वैसा करा, उनको बताओ ताकि कभी भी उनकी लाइफ में उनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए कि उनका चाचा मामा ताऊ कोई घर बनाए और उनको याद है कि यार अर्जुन ने तो मेरे को उसने को रेंडर दिखाया था जो बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अच्छा तो बना, कुछ तो अच्छा था, तो वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा। तो आर्किटेक्ट से भी बात तो करनी पड़ेगी और बाहर जितना भी तुम अपने आप को बेच सकते हो, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में अपने आप को बेचो। कॉलेज लेवल से ही बेचना शुरू कर दोगे तो वो कॉलेज के बाद तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। यस डेफिनेटली। सो अभी कन्वर्जेशन को थोड़ा सा लाइट करते हैं। सो आपकी इतनी खूबसूरत स्माइल के बाद भी ये जानना चाहते थे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कि आप शादी कब कर रहे हो बेसिकली। शादी कब मेरे को ऐसा क्यों है लोग बेसिकली आपके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि क्यों है ऐसा, बट वो जानना चाहते थे ये सब। मेरा रिलेशनशिप ओके, मतलब शादी अभी मैं तो नहीं सोच रहा, अभी नहीं, मतलब वैसे ही नहीं सोच रहा मैं शादी, तो आई रियली डोंट वांट टू गेट मैरिड टू बी ऑनेस्ट। कभी भी नहीं? हाँ अभी ऐसा ही सोचा है। ऐसा क्यों? ब्रह्मचर्य फॉलो कर? नहीं ब्रह्मचर्य कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आई डेट ऑफ कोर्स, आई एम डेटिंग राइट नाउ एंड बट शादी इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग मेरे हिसाब से, और मेरे लिए नहीं है आई थिंक। मतलब आई रियली रिस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन ऑफ गेटिंग मैरिड एंड डिसाइडिंग टू बी विद समबडी विद दैट नेम ऑफ कि हमें शादीशुदा हैं, बट आई डोंट फील दैट दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर मी। अब उसकी वजह तो तुम आई थिंक नहीं जानना चाहोगे कि क्यों है, बट आई डोंट प्लान टू गेट मैरिड। सो अभी थोड़ी पिछली कन्वर्सेशन आपने बात करी थी थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में स्टूडेंट्स के, कि आई डोंट नो कि ये सिस्टम चेंज होगा, एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा या नहीं, बट अभी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, उसी सिस्टम को तोड़ के वो स्टूडेंट्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स को, बेसिकली आपने जो मेजरली बात करी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स हैं, इन सब के बारे में कैसे सीख सकते हैं वो लोग? सी करिकुलम ऑफ आर्किटेक्चर इज़ वेरी लिमिटेड इज़ व्हाट आई फील, ठीक है। जो वो लोग पढ़ाना चाहते हैं ऑफ कोर्स वो एक बहुत फाउंडेशन लेवल पे वो इम्पॉर्टेंट है, बट गिवन मार्केट ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना वो बड़ा अप टू डेट नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, और जिसकी वजह से जैसे ही कोई फील्ड में निकलता है वो बड़ा ना लॉस्ट फील करता है, क्योंकि कॉलेज और इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा गैप है एक्चुअली कि उस चीज़ के शौक से निकलने में ना बड़ा टाइम लग जाता है। तुम आते हो, तुम देखते हो यार हो क्या रहा है ये, कि
ये तो कुछ और कर रहे हैं, वो एथिक्स कहाँ गए, वो बड़ी बड़ी बातें कहाँ गई, वो सब चीज़ें कहाँ गई। तो वो बड़ा ना शौक सा होता है। तो इसको ठीक करने के लिए और अप टू डेट रहने के लिए ऑफ कोर्स आज के टाइम में सबसे बड़ा टूल तो इंटरनेट ही है, ठीक है। इंटरनेट पे ऑफ कोर्स हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है जिसमें हम देख सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं, बायोमिमिक्री में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऑल्टरनेट मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर, 3D प्रिंटिंग, इतनी ज़्यादा रिसर्च और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इन चीज़ों में हो रही है जो हमें ऑब्वियसली इंटरनेट ही दे सकता है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज आउटसाइड, जो फ्री कोर्सेज हमें मिलते हैं, जो तुम अटेंड करके तुम लेक्चर्स, हार्वर्ड भी जैसे आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन पे कोर्स देता है जिसमें विच इज़ फ्री टू बी, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें वीडियोस हैं और तुम उसको समझ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इट इज़ नेसेसरली नॉट फॉर यू टू गेट क्रेडेंशियल्स आउट ऑफ, बट जस्ट टू बी अवेयर कि हो क्या रहा है। होने को जिस तरह का पढ़ाई हमको कॉलेज में कराया जाता है, अगर कोई उस तरह की इंडस्ट्री में जाके भी काम करना चाहता है जो उतनी ही नॉलेज डिमांड करता है, वैसा काम भी अवेलेबल है बाहर, ऐसा नहीं है। बट अगर इफ़ यू हैव बेटर, इफ़ यू वांट बेटर, इफ़ यू वांट टू डू बेटर थिंग्स, तो उसके लिए तो यू हैव टू स्टेप आउट एंड टॉक टू अदर पीपल एंड मतलब बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें ये नहीं, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा ना कि ये 10 चीज़ें हो रही हैं, तब तक तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे इस 10 में से ये 2 मेरे को करनी ही करनी। तो वो जानने के लिए तो यार आई थिंक इंटरनेट इज़ द मेजर रिसोर्स, और तुम जितने लोगों से बात कर सकते हो। आई थिंक इसमें ना इंटर स्टेट कॉन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम इंटर स्टेट एज इन, अगर मैं नॉर्थ इंडिया में कि मैं इससे बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कॉलेज में हूँ, मेरा कॉलेज भी यहीं है, तो मेरे को डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अपना बिल्ड करना चाहिए बाकी जोन से, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ की लर्निंग और हमारी लर्निंग में डिफरेंस होगा, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, ठीक है। वो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो आए, हो सकता है उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ट्रेनिंग करा है, तो उनका पढ़ाने का तरीका जो होगा वो ऑब्वियसली यहाँ के कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो हम जितना ये इंटर स्टेट कोलैबोरेशन, इंटर जोन कोलैबोरेशन हम कर पाएँ किसी तरह से, चाहे इसको कॉलेज इनिशिएट करे कि कॉलेजेस जाके और कॉलेजेस को अप्रोच करें, उनको बोले कि यार आप हमारे पास 5 बच्चे भेजो, हम आपको 5 बच्चे देते हैं, इनको हम ट्रेन करते हैं, या आप अपनी फैकल्टी को कुछ टाइम के लिए यहाँ भेजो, हम अपनी फैकल्टी को भेजते हैं, या कोई कॉन्फ्रेंसेज हों जिसमें लोग आके बताएं कि यार कैसे क्या इसमें क्योंकि अगर तुम स्टूडेंट लेवल पे बात करोगे कि यार एक स्टूडेंट कैसे एक्सपोजर हासिल करे, तो वो तो सिर्फ वही बच्चे करेंगे जो लोग करना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है। जैसे नासा में हमारे साथ हमेशा ऐसा होता था कि नासा वाले लोग जो होते थे उनको, वो जाते थे और लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, उनको अलग तरह का एक्सपोजर होता था। लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे वो कॉलेज लेवल पे ऑफ कोर्स एक अलग तरह की चीज़ कर रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ बाहर हो रही है उसका उनको एक्सपोजर नहीं मिलता था। ऑफ कोर्स एग्जीबिशंस होती थी, शीट्स लगती थी, फोटो शेयर होती थी, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड उसको कितना ही कौन देखता है, ठीक है। तो इसमें अगर कॉलेज लेवल पे ज़्यादा इनिशिएटिव कॉलेज ले किसी तरह से, तो आई थिंक वो सबके लिए इक्वली, एटलीस्ट सबको इक्वल रास्ता दिखा पाएगा कि हाँ ये 10 दरवाजे हैं, अब किसी को सिलेक्ट करना ही नहीं तो वो उसकी चॉइस है, और किसी को 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, वो उसकी चॉइस है। एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल देने के लिए कॉलेज लेवल पे ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है, मैं जानना चाहता हूँ लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में आपके, कि एज अ स्टूडेंट और एज एन आर्किटेक्ट, एज अ सक्सेसफुल आर्किटेक्ट तो आपके जर्नी में क्या चेंज आया, एक्सपीरियंस में क्या फील करते हो, वो सब कैसे चेंज हुआ एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और अभी? ये तुम मुझसे मेरी पर्सनालिटी की टर्म्स में बोल रहे हो? हाँ, पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ओके, सो कॉलेज में ऑफ कोर्स आई वाज फुल ऑफ माई सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट। आई विल लाइक कि मैं तो स्टार आर्किटेक्ट हूँ, अभी से ही हूँ कुछ किया भी नहीं, एक प्रोजेक्ट कर लिए कॉलेज में और मैं तो स्टार आर्किटेक्ट बन गया। सो आई हैड अ लॉट ऑफ ego, you can say, that I am doing great and I will do great, ठीक है, and which I would say limited me, to be honest. अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बट उसको इस तरह से ट्रीट करना कि तुम ही हो, वो आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। उससे क्या होता है कि तुम अपने आप को लिमिट कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है। सो आई वॉज दिस ओनली इन कॉलेज,
एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं, मतलब हाँ बातचीत हो रही सब कुछ है, बट जैसे डिज़ाइन की बात करें, प्योरली अगर आर्किटेक्चर की बात करें, सो आई यूज टू बी वेरी डिफेंसिव अबाउट माई वर्क। मेरा डिज़ाइन बेस्ट है सिर्फ। हाँ, इस तरह के कि तुमने कैसे बोल दिया कि ये ऐसा है। आई यूज टू, फैकल्टी से भी बहस हो गई है, अपने दोस्तों से भी बहस हो गई, क्लास में भी और लोगों को जाके भी बोल दिया कि यार ये तो ऐसे कर रखा है तुमने, वैसे कर। सो दिस वॉज मी इन कॉलेज। धीरे धीरे जब सबसे पहले जब मेरे को झटका लगा था, चेंज जब मैंने फील किया था, वॉज जब मैं इंटर्नशिप पे गया था। तो मैं 4th ईयर में इंटर्नशिप पे गया था बैंगलोर 6 महीने के लिए। वहाँ पे जाके ऑफ कोर्स एक वो बिल्कुल एक नया एनवायरनमेंट था मेरे लिए। तो फर्स्ट तो मेरे को वहाँ रियलाइज़ हुआ कि यहाँ कॉलेज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने से सीधा मैं टॉयलेट पे लैंड हुआ। तो उन्होंने बोला कि बनाओ जी टॉयलेट बनाओ, स्टार आर्किटेक्ट। तो मना तो नहीं कर सकते। तो वहाँ आपकी सारी एस्पिरेशंस टूट गई, एक स्टार है कि कहाँ टॉयलेट। एस्पिरेशंस टूट गई, हाँ। एक रियलिटी चेक मिला ऑफ कोर्स कि अच्छा ये करना पड़ेगा। तो वहाँ से शुरू करे टॉयलेट बनाने, अच्छे काम भी किए। आई टुक इनिशिएटिव वहाँ पे। तो बैंगलोर में जाके सबसे पहला एक्सपोजर जो मेरे को मिला, जहाँ से मेरा चेंज आई फील शुरू हुआ था, इज आई एम फ्रॉम हरियाणा, सोनीपत से ही हूँ मैं, बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड सिटी। और इट्स अ गुड सिटी, पीपल आर नाइस, बट आई हैड अ वे ऑफ लिविंग, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। सेम जब मैं कॉलेज में आया, तो कॉलेज में आके ऑफ कोर्स मैंने हिंदी बोलना थोड़ा, विच इज़ जो जनरल दिल्ली के अंदर जिस तरह का वे ऑफ हिंदी पीपल यूज़, तो उस तरह से आई ट्रांजिट अ लिटिल, बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी वॉज नॉट फ्रॉम हरियाणा। तो वहाँ से फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ, बट इट वॉज नॉट वेरी मेजर, बिकॉज हिंदी तो मैं पहले भी बोलता था, बट हरियाणवी का भी एक टच और था। तो जब मैं बैंगलोर गया तो वहाँ तो किसी को हिंदी नहीं आ रही है, तो वहाँ तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ वो क्या बोल रहे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो वहाँ से फर्स्ट स्टेप जो मेरे को लेना पड़ा वॉज टू ट्रांजिशन माई सेल्फ इन टू अ इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। तो ताकि मैं अपने आप को कम्युनिकेट तो एटलीस्ट कर पाऊँ, ये तो बता पाऊँ कि यार ये टॉयलेट ऐसा क्यों बन रहा है। तो first I realized communication extremely important. I am not saying that English is better or Hindi is better or Haryanvi is better. I am not saying that. I am just saying that you should be capable enough, or you should have enough skill set to convey your idea. अगर तुम जब तक सामने वाले को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो कि यार तुम करना क्या चाहते हो, तब तक तो तुम कुछ भी कर लो, वो तो कन्विंस नहीं होगा, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वहाँ से मेरे को समझ आया, फर्स्ट ट्रांजिशन वो जो था मेरी लाइफ का। तो वहाँ से आई रियली पुश्ड माई सेल्फ एंड स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई इंग्लिश स्किल। तो वहाँ पे आई रियली मतलब कभी कभी अजीब भी लगता था, लोग मजाक भी उड़ाते थे, आई एम प्रीटी श्योर। और बिकॉज इट्स अ साउथ इंडियन स्टेट सिटी बैंगलोर, और वहाँ पे all the people around me were also mostly from southern states. तो वहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस फील होता था ऑफ कोर्स, बट वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो मेरे को लगी, यहाँ तो देखो मेरे को सब जानते थे, वहाँ जाके मेरे को लगा यहाँ तो कोई भी नहीं जानता मैं। यहाँ तो मैं अपने आप को कितना भी अगर अपने आप का बेवकूफ़ बना लूँ, मतलब मेकिंग अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ, आई हैड नो प्रॉब्लम विद दैट। मेरे को लगा यार कोई नहीं जानता। 6 महीने बाद जब मैं इंटर्नशिप करके वापस चला जाऊंगा ना, हो सकता है मैं अपनी लाइफ में कभी किसी से मिलूं भी नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गलतियां करता हूँ, अपना आराम से चिल करता हूँ, गलत इंग्लिश बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग हंस रहे हैं ना, हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एटलीस्ट आज मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, एक हफ्ते बाद हो सकता है कोई मेरे को एक हफ्ते तक हंस ले, हंसने के बाद क्या पता कोई आगे बता ही दे यार कि यार इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोल, ये बेटर है, ठीक है। इनिशियली लोगों ने, मेरे को अच्छा लगा, लोगों ने बताया, मेरे को गलती बताई, और मैंने कभी बुरा फील नहीं करा। मैंने बोला कि हाँ ये लर्निंग है, तो वो लर्निंग मैंने ली कम्युनिकेशन की। दूसरा, फिर मैंने ज़बरदस्ती चीज़ों में घुसना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ पे जाके आर्किटेक्चर के अलावा एक टाइम पे क्या हुआ, हमारे ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट चली गई बैंगलोर में, ठीक है, छोड़ के। तो उन्होंने, इंटर्न था मैं, तो इंटर्न की तो कोई इज्जत है नहीं वैसे ही दुनिया में, तो उन्होंने बोला कि वॉलंटियर करो, कौन रिसेप्शन पे बैठेगा, ठीक है।
तो भाई मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा मैं रिसेप्शन में बैठूंगा, क्योंकि रिसेप्शन का जॉब क्या था कि फ़ोन आएंगे और लोग आएंगे, उनसे बात करके तुम्हें पता लगाना है कि वो यहाँ क्यों है और उनको आगे रिले करना है कि हाँ फ़ोन कर। बैंगलोर सेम थिंग, रिसेप्शन पे कोई तो अग्री नहीं कर रहा था बैठने के लिए, मैंने तो हाथ उठा दिया तो उन्होंने रिसेप्शन पे बिठा दिया मेरे को। मैंने वहाँ पे 3-4 हफ्ते रिसेप्शनिस्ट की जॉब करी, साथ साथ काम करते हुए रिसेप्शन पे बैठे 3-4 हफ्ते। फ़ोन आते थे, फ़ोन उठाता था, यस दिस इज़ कंपनी का नाम जो भी, व्हाट इज़ योर बिजनेस एंड वट एवर, तो बोलते थे हाँ इससे बात करनी है। तो दिस हेल्प मी इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन। ठीक है, वहाँ से इसको फ़ोन कर दिया, ऊपर भेज दिया, झूठ बोल दिया बॉस नहीं है ये वो सब कुछ वो मैंने करा, वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प मिला। तो मेरे को लगा कि हाँ सीखने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो ना, तुम्हें क्या रिसेप्शन पे बैठना है या फिर आर्किटेक्ट हो, तुम अगर इसी ईगो में बैठे रहोगे कि यार मैं तो डिज़ाइनर हूँ, तो तुम ना लूज़ कर जाओगे सीखने पे। तो ये ट्रांजिशन बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। और यहाँ पे मैंने वहाँ बैंगलोर में काफ़ी कुछ किया, पैसे भी नहीं देते थे वो लोग, 1000 रुपये स्टाइपेंड थी मेरी, तो पैसे भी बचाने के लिए और कमाने के लिए मैंने 2-3 इधर उधर चीज़ें करी वहाँ पे। रेस्टोरेंट की सफाई भी करी रात को ताकि थोड़े एडिशनल पैसे मिल जाए, जो कि वो भी मेरे लिए एक लर्निंग थी। उन लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, कन्नड़ा बोलते थे वो रेस्टोरेंट वाले, उनसे जाके किस तरह से रिक्वेस्ट करके मैंने जॉब मांग ली, उनको समझ आ गया कि हाँ ये कुछ करना चाहता है, उनको ये कन्वे कर दिया कि इतने बजे के बाद आ सकता हूँ। उन्होंने बोला कि हमारा क्लोजिंग टाइम है इतने बजे, आप आओ। अब वहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ईटिंग आउट कल्चर मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा है दिल्ली से, वहाँ पे जनरल ईटिंग बहुत, यहाँ पे जैसे क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं आज तो ना बाहर खाने का मन है चलो बाहर चले, उनका ये है कि यार बाहर ही खा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक वर्किंग स्टेट है या जैसे भी जो भी रीज़न है। तो वहाँ पे ना हर रात को जब रेस्टोरेंट बंद होता है तो उसकी ना सफाई होती है, सफाई किस तरह से पानी डाल के ना घिस घिस के वाइपर मारते हैं। तो मैंने उनको कन्वे करा कि मैं ऐसे ऐसे करूँ, उन्होंने बोला ठीक है आप इतने बजे आ जाओ और सफाई करो और महीने में 500 रुपये ले लो। मैंने कहा डन, क्लियर। तो वो भी करा, वहाँ से मेरे को ये भी समझ आया कि बिना लैंग्वेज आते हुए भी किस तरह से अपने आप को कम्युनिकेट करना, वो भी एक बड़ी अच्छी नॉलेज थी। कर्टसी सीखी लोगों से, और ये सीखा कि लोग हेल्प कर देते हैं तो तुम्हें भी करनी चाहिए हेल्प। तो मैं बैंगलोर से जब वापस आया था आई वॉज अ वेरी चेंज पर्सन, बट दिस वॉज स्टिल 5th ईयर। उसके बाद जब फिर से कॉलेज शुरू हो गया, वापस बैक टू, नॉट बैक टू स्क्वायर वन बट स्टिल एक बैक टू ग्राइंड वाली जो चीज़ होती है ना, कि वापस उसी माहौल में तुम आ गए। वो चेंज कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ था, बट तुम उसको इतना ज़्यादा मैं इंटेंसिटी से उसको वो नहीं कर पाया। अब मैं तो इंग्लिश बोलूँगा तो फिर मेरे को लग रहा था कि अब तो यहाँ लोग जानते हैं, अब यहाँ गलत बोलूँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो मैं फिर से वहाँ पे ना थोड़ा सा उसको ना कम करने लग गया, हिंदी में ही बोलने लगा और नॉर्मली। तो फिर जब मैं कॉलेज ख़त्म हुआ फिर जॉब में आया। जॉब में जॉब में मेरे को जो मेरा फर्स्ट ऑफिस था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, दैट वाज अ वेरी गुड ऑफिस। वहाँ पे मेरे को वहाँ से मेरे को ये सीखने को मिला कि एज और रिस्पेक्ट जो है ना, वो जो चीज़ें हैं वो टाइटल से नहीं आती। किस तरह से, जैसे मेरा बॉस इज़ अ वेरी गुड आर्किटेक्ट, very renowned person, teaches in SPA, is masters from UPenn US। तो और वो बहुत बड़ा भी था मुझसे। फर्स्ट डे आई वेंट देयर, मैंने बोला राजीव सर, सर सर, उस ही वेरी क्लियरली सेड टू मी, कहते सर नहीं बोलना, टॉक टू मी बाय नेम, टेल कॉल मी राजीव। तो मेरे को लगा नहीं क्यों आप तो सर हैं और हमको कॉलेज में ही सिखाया जाता है कि सीनियर्स को सर बोलो मैम बोलो, विच इज़ आई रियली फील इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट मेरे को ये भी समझ आया कि यार रिस्पेक्ट देने के लिए सिर्फ तुम्हें वो टाइटल लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज यू से कॉल somebody sir doesn't mean that you are actually respecting him. You can still respect somebody by just calling them by their name. तो वो टाइटल और वो जब सब चीज़ें हैं ना, वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फ्रिवलस। तो इसको तो तुम्हारे ही हाथ में है, तुम किसको रिस्पेक्ट देना चाहते हो, वो उससे नहीं आती है। वहाँ से फिर धीरे धीरे, अगर मैं आर्किटेक्चर में मैंने बहुत कुछ सीखा, वहाँ पे साइट सीखी, कोऑर्डिनेशन सीखी, लोगों से बात करना सीखा, कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बात करते हैं, लेबर से कैसे बात करते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं। उस ऑफिस में पहली बार मेरे को एक मीटिंग में खड़ा कर दिया, टॉयलेट डिज़ाइन करा था मैंने, अगेन पता नहीं क्यों। तो उन्होंने बोला कि
मीटिंग है संचित आ जाओ, तुमने डिज़ाइन किया। मैं चला गया। आई वॉज नॉट अंडर द इम्प्रेशन दैट आई एम सपोज टू एक्सप्लेन दिस। तो वहाँ पे उन्होंने टॉयलेट खोला, उन्होंने बोला संचित एक्सप्लेन। क्लाइंट वहाँ बैठा है, क्लाइंट इज़ अ वेरी गुड रिनाउंड पर्सन, वेरी रिच एंड वेरी, मेरे को तो समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। और दूसरे पहले तो मेरे को लगा कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा, और दूसरा मेरे को लगा कि टॉयलेट में क्या एक्सप्लेन करना है। ये WC है, शावर है, यहाँ नहाओगे, यहाँ ब्रश करोगे, यहाँ पे बैठ के करोगे काम। तो तो मैंने थोड़ा सा टूटी फूटी एम्बेरस्ड उसमें बता दिया थोड़ा बहुत। देयर वाज अनदर पर्सन विद मी, माय फ्रेंड फ्रॉम स्टूडियो कोड, हिज नेम इज वरुण सेठी। तो फिर उसने भी एक टॉयलेट डिज़ाइन किया था। उसने सभी टॉयलेट डिज़ाइन, इतने टॉयलेट बन क्यों रहे हैं पता नहीं। तो उसने भी एक टॉयलेट डिज़ाइन किया था। उसको उसने बोला कि चलो संचित का हो गया, वरुण तुम बता दो। अब वरुण ने वो जो टॉयलेट था, इतनी सोफिस्टिकेशन और इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से ना उसने टॉयलेट एक्सप्लेन करा। आई वॉज सोल्ड। मैंने बोला मैं ये टॉयलेट बनाऊंगा अपने घर में जो वरुण ने बनाया है। तो वहां से मेरे को ये रियलाइज हुआ कि डिजाइन तो हर एक चीज में है। हमें लगता है कि बिल्डिंगों में डिजाइन नहीं, हर चीज में है। जो टॉयलेट से लेके छोटी से छोटी चीज कुछ भी हो सकती है, एंड यू एक्चुअली हैव टू सेल इट दैट वे। यू हैव टू सेल इट दैट वे, यू हैव टू मेक इट साउंड इम्पोर्टेंट, यू हैव टू मेक इट साउंड कि इस पे तो मैंने थॉट दिया है और इसको मैंने ना डिजाइन किया है। और अगर आपको पहली नजर में देखने में वो चीज नजर नहीं आ रही ना, वो इसकी वजह क्या है कि वो डिजाइन इतना ज्यादा एफर्टलेस है कि वो देखने में इतना सिंपल और इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे मैं आपको बताना शुरू करूँ ना, आपको समझ आएगा कि इसका लॉजिक क्या है। तो वो चीज तो मेरे आई वाज ब्लोन। मैंने कहा ये तो वरुण ने कमाल ही कर दिया। तो आई रियली लर्न दैट डे कि यार इस तरह से आई हैव टू आल्सो डू दिस। आई गेस इसी वजह से मतलब जो ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उतने ही सिंपल होते हैं, लेकिन जो उस चीज़ को ग्रेट बनाती है वो है उसकी स्टोरी और इसकी सिंप्लिसिटी। वो वहां तक पहुंचे कैसे तुम, वो उसका रीजन क्या था। सो आई वाज कि अब तो यही करना है, ऐसे ही करना है। तो वहां से दिस वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अ वेरी गुड लर्निंग फॉर मी। वहां से देन आई केम टू बैनियन फिग। इसका भी एक अलग स्टोरी है। मैं सार्थक के साथ रहता था एज अ फ्लैटमेट। वो मेरे सीनियर थे कॉलेज में। तो मैं जब दिल्ली गया तो मेरा पता नहीं क्यों, सोनीपत में तो घर अलग तरह के होते हैं, दिल्ली के अंदर थोड़ी वे ऑफ लिविंग अलग है। तो मेरी तो एस्पिरेशन थी यहाँ कि पैसे तो चलो कोई बात नहीं, तो रेंट पे तो जो फ्लैट लेंगे वो होगा महल, ठीक है। बैचलर लाइफ शुरू कर रहे हैं, पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, तो रोज़ दारू बहेगी और घर होगा ऐसा जिसके अंदर पूल भी होगा, जकूजी भी होगा, सब कुछ अपना ऐश में रहेंगे। तो जब दिल्ली की मार्केट देखी, प्रॉपर्टी रेंटल मार्केट, तो समझ आया कि इसमें तो शायद टॉयलेट में ही रहना पड़ेगा। तो बड़े दुख में मैं फ्लैट ढूंढा, नहीं मिला। लकीली मेरे को ये सार्थक जो मेरे सीनियर हैं वो मेरे को मिल गए किसी तरीके से। उन्होंने बोला कि जब तक तेरे को फ्लैट नहीं मिला तू यहाँ रह ले। हम थे कालका जी में। तो उनका फ्लैट भी जो था, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ही अच्छा था, बट मेरे को तब तक, मैंने कहा यार इस फ्लैट में मैं भी इसी मूड में था कि हाँ मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपना ही फ्लैट ढूंढूंगा, बट ठीक है मीनवाइल क्योंकि जॉब शुरू हो गई तो मैं यहीं रह लेता हूँ। तो वहां रहते रहते एक्चुअली मेरे को समझ आया कि दिल्ली के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत अच्छा फ्लैट था। उसके अंदर खिड़की थी हर कमरे में, हर कमरे में खिड़की थी उसमें। और जो इनिशियली मेरे लिए तो ग्रांटेड थी, बट वहां रह के जब मैंने और फ्लैट ढूंढे तब मेरे को रियलाइज आया खिड़की तो लग्जरी है। खिड़की के बाद पेड़ भी है, पेड़ के बाहर वो कूड़ादान भी नहीं है। कहाँ से लिटरली असली घास है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, तो मैं उनके साथ रहने लग गया। तो मैं जब ऑफिस के बाद घर जाता था तो मेरे पास कुछ मतलब कुछ लाइफ में हॉबी वॉबी तो कर नहीं रहा था मैं अपने आप को सेल करने के लिए लड़कियों के आगे। तो मैंने तो जाके क्या करना, बस बैठ के कुछ देख लिया थोड़ा बहुत, तो टाइम पास ही कर रहा था। तो वो उस टाइम काम करा करते थे, तो मैंने उनके साथ बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला थोड़ा काम है तू कराएगा। मैंने कहा करा दूंगा। तो कहते बियर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब वैसे भी करा ही रहा था बट बियर मिलेगी अच्छी बात है। तो बियर के उसमें माय पेड बियर, मतलब एज माय सैलरी, आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। तो
फिर जॉब जब मैंने सोचा कि छोड़नी है तो लकीली सार्थक ने अप्रोच किया मुझे, उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी है ज़रूरत, सो व्हाई डोंट यू कम। तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे आके मैंने बहुत सारे बिजनेस स्किल सीखे एक्चुअली, कि अपने आप को अपना अपना वैल्यू कैसे करना है, क्योंकि अगर तुम अपनी वैल्यू करोगे तो वही वैल्यू तुम सामने वाले को बेचोगे, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार मैं तो बड़ा डिसिप्लिन पर्सन हूँ, सुबह उठता हूँ 5 बजे, तो वही वैल्यू मैं तुम्हें बेचूंगा। तुम्हें ये नहीं बेच रहा कि मैं 5 बजे उठता हूँ, तुम्हें मैं ये बेच रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन हूँ। तो एज अ क्लाइंट तुम मुझे जॉब काम इसलिए दोगे कि तुम्हें लगेगा यार ये इंसान बड़ा डिसिप्लिन है। तो वो वैल्यू बेचने के लिए वो वैल्यू पहले तुम्हें जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यू जनरेट करने की नीड, वो अ, 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 उस वैल्यू को बेचने का तरीका, वो सब कुछ मैंने सार्थक और ध्रुव के साथ सीखा। वो बाय एक्सपीरियंस हम सब नहीं सीखा, क्योंकि सबके लिए लर्निंग स्टेज थी, क्लाइंट से जाके कम्युनिकेट करना, कैसे अपने आप को, वो तो मैंने वरुण से सीख ही लिया था कि हर चीज़ को बड़ा बनाना है। और वहाँ फिर मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया यहाँ पे रियल लाइफ में किस तरह, क्योंकि अब मेरा पैसा मेरे हाथ में था। मेरा पैसा मेरे हाथ में मतलब अगर मैंने काम नहीं किया, वो वैल्यू नहीं बेची, तो मेरे तो अगले महीने के पैसे नहीं आएंगे। तो वो डर जो था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, उसमें जो अब ये स्किल को यूज़ करने की इंटेंसिटी थी ना, उसको इंक्रीज़ करना पड़ा। जिसकी वजह से मैंने अपनी पर्सनालिटी में जो चेंज देखा वो ये थी कि एक तो आई बिकेम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली, कैसे रखूँ कि ये चीज़ नेगेटिव साउंड ना करे। पीपल कॉल दिस मैनिपुलेटिंग, टू बी ऑनेस्ट। ओके, आई कॉल दिस बीइंग अ गुड manipulator. But to be, it is not about manipulating, it is just about showing the person that what you think, what you are showing them is a very good thing, which even some of my partners, Sarthak, Vishal, they also say it's a very manipulating thing, that you manipulate clients to get them to do stupid things, stupid as in something which is not generally done, which in turn will, let's say, come out very good, but initially will sound very stupid to somebody. So I kind of became very good in getting people to agree to do things what I want them to do. कि हाँ लोहे की सीढ़ी बना लो, उन्होंने बोला वाइब्रेट करेगी, तो क्या हो गया, लोहा है वाइब्रेट करेगा, आपको मजा आएगा, चलोगे। So think not exactly but things like that, कि लोहे की सीढ़ी बना लो, वैसा कर लो, ऐसी लाइट लगाते हैं, वैसा करते हैं, कुछ अलग करते हैं, पौधे लगाते हैं, स्विमिंग पूल नहाते हैं, छत पे नहाना। तो उसमें आई गॉट वेरी गुड, ठीक है। फाइनेंस समझ आया किस तरह से करते हैं, कंपनी किस तरह से चलती है। देन मीनवाइल आई वाज गोइंग थ्रू सम पर्सनल थिंग्स, जिसने आई वुड रियली से दैट हेल्प्ड मी इम्प्रूव me a lot, because I not necessarily helped me in during that time, but it took me down. Meanwhile I was growing my professionally, I was not growing too much in my personal life. I got it was a very low time for me, which helped me come back again upar after a while. So what you see right now is something which, that was a very big part of my transition, okay, due to which eventually I landed this coming to Gateway and teaching everyone, because I वो सारा स्किल जो मैं अप्लाई कर रहा था, हमारी एल्यूमिनाई नहीं, बट वो अनिल सर से हम मिलने आए थे एक बार, उसमें राधिका मैम हमें मिली थी, उनसे हमने बातचीत करी, बताया अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, वैल्यू बेची, काम बेचा. It was just a normal conversation. It was not that I was trying to get a job out of this conversation, but it was just a normal conversation. Few days later she called me saying that Sanchit, we have a opportunity here, and if you can, then you can come in. And I was happy. I thought, I really realized कि ये इसलिए हुआ because मैंने ये करा. तो आई थिंक ऑफ कोर्स इसको मतलब रियल लाइफ इम्प्लीकेशन है इसका. तो पर्सनालिटी अगर तुम बात करोगे तो संचित विच वाज इन 2012 वर्सेस संचित हु इज इन 2023, oh my 11 years, you will not recognize that person. If you see me, you talking to me now, and you go back and meet that person,
यू विल नॉट रियलाइज कि ये वही इंसान है जो मेरे सामने 2023 में खड़ा है। और आई थिंक ये होना चाहिए सबके साथ, सबको धीरे धीरे इवॉल्व करना, ग्रो करना चाहिए। वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा मेरी डायरेक्शन सही है कि इंग्लिश सीखो और ये करो, हार्ट ब्रेक कराओ, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि लर्न एंड ग्रो एंड चेंज करो। मेरे बाल मेरी 11 साल की जर्नी में छोटे बड़े छोटे बिल्कुल ही इतने गंजा क्या क्या मैंने कर रहा, वो सब एक्सपेरिमेंटेशन था। और वो चेंज कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि धीरे धीरे मैं करता रहूं। अच्छा लगता है। आई थिंक दैट इज दैट। रियली इम्प्रेसिव। सो एक प्रेडिक्शन में जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहले से करके रखी थी कि आप आज ब्लैक पहन के आओगे। ऐसा क्यों? I don't know why, क्यों सब आर्किटेक्ट्स को ब्लैक बहुत पसंद होता है। अगर आप ये रीजन समझा दो। एक तो बहुत कंफर्टेबल कलर है, ठीक है, मैचेस विद एवरीथिंग, कुछ भी पहन लो, ब्लू जीन्स पहन लो, ग्रे जीन्स पहन लो, ब्लैक, तो वो डिजाइन करना बड़ा आसान है, ठीक है। और पतले लगते हैं। मतलब मुझे नहीं पहनना चाहिए। पतले लगते हैं, बड़ा कंफर्टेबल कलर है। और आर्किटेक्ट्स, अब ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड notion that architects love this color. I don't know why. I don't have any exact knowledge about this, but I come to find this color extremely comfortable and extremely easy to wear around. So yeah, that is my. So now last question of this podcast, कि आप अपने स्टूडेंट्स को मतलब बेसिकली आपके लिए एज अ टीचर क्या सक्सेस होगा? क्या सक्सेस होगा एज अ टीचर? मेरा सबसे पहले एम तो ये है कि आई कम टू एवरी क्लास, I try to teach in a way that I would have understood the things which were taught to me. ठीक है ना, मेरे को जो लगता है कि यार अगर मेरे को इस तरह से कराया जाता ना, तो मेरे को ना तो बिल्कुल एकदम समझ आ जाता। तो क्योंकि जब मैं कॉलेज में था और जब मैं फील्ड में था, बहुत, मैंने तुम्हें बताया, बहुत गैप था। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि वो गैप को मैं जितना ज़्यादा क्लोज कर सकूँ ना, वो मैं कर पाऊँ, कि बाहर जाके फील्ड में कोई भी मेरा स्टूडेंट लॉस्ट फील ना करे। तो एक सक्सेस तो अभी मैं पता भी नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम लोग फील्ड में नहीं जाओगे इंटर्नशिप से, या तब तुम कोई अगर मेरे को बता पाए कि हाँ सर आपने जो कराया ना उसने हमें हेल्प करा उस गैप को फिल करने में, एक तो वो सक्सेस मैं डेफिनेटली चाहूँगा। सेकेंड, एज टीचर इज बीइंग अ टीचर इज extremely noble profession, and it is equally suffering also. It is a teacher suffers because he is looking for people to hear from him, कि लोग उसकी सुन लें, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि एक तो बाहर नॉलेज है, बाहर नॉलेज क्या है, उसको कैसे बच्चों तक लेके आना है जो उनको हेल्प करे आगे जाके, और दूसरा वो उसका इंटेंट ही है सामने वाले को सिखाने का। अब सिखाने का इंटेंट तभी पूरा होगा जब सामने वाला सुनेगा, ठीक है। तो आई थिंक सक्सेस तो ये सबसे बड़ी आज ये इंटरव्यू है कि तुम मेरी सुन रहे हो। एक स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया कि मैं जाके अपने सर का, टीचर का इंटरव्यू लूंगा और उनकी सुनूंगा, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सक्सेस का पार्ट है। आई होप दिस पॉडकास्ट ब्रेक्स द यूट्यूब। Yeah, I think this is very nice. Yeah. सो आई गेस इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट मतलब ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। आई होप कि और भी कन्वर्सेशंस हो फ्यूचर में आपके साथ। इनफैक्ट मैंने टॉपिक्स भी डिसाइड कर लिए हैं कि क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। सो उसमें से एक मेजर होने वाला है कि आपने क्या क्या सफ़र करा, आपका जो डाउन मोमेंट था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तेल में। या दूसरा जो कि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे समझा सकते हो वो है कि बिजनेस आर्किटेक्चर का कैसे ग्रो करें बिगनिंग स्टेज से लेके ऊपर तक। Sure. I think this is business as in architecture में business study is very important, because बहुत सारे लोगों के कॉलेज से ये एस्पिरेशन होता है कि हम तो ना अपना स्टूडियो शुरू करेंगे, अपना काम शुरू करेंगे, बट जो बेसिक स्किल है बिजनेस को करने का वो कोई भी हमको सिखा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हमें ये नहीं पता कि
पार्टनरशिप्स कैसी होती हैं, तुम कंपनी कैसे रजिस्टर करते हो, कंपनी चलाते कैसे हैं, और फाइनेंसेस कैसे हैंडल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होने चाहिए. I think it's extremely, I think this is a very good topic for a podcast, business in architecture. You should definitely. It's also an untouched topic about the architecture. So definitely future में आएगा, संचित सर ने बोल दिया है. So ये definitely आने वाला है. So सब्सक्राइब कर लो अगर आप बोल देंगे तो. हाँ प्लीज़ गाइज, अगर मेरी बातें और सुननी है तो कम से कम 200 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज. 200 ठीक है, या 200 काफ़ी रहेंगे. 200 सब्सक्राइबर्स और अगर इंक्रीज, वेरी मॉडेस्ट और वेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट कि 200 ही बस 200 इंक्रीज करवा दो, और फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करेंगे डेफिनेटली. एग्जैक्टली. सो थैंक यू सो मच संचित सर. थैंक यू फॉर दिस. आई गेस एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स इनसे पढ़ते होंगे ना, सबको ये अपने मतलब सब स्टूडेंट्स इनको अपना बड़ा भाई जैसे मानते होंगे, क्योंकि सबको इतना अच्छे से समझाते, इतना अच्छे से जोड़ के रखते हैं ना कि इनको एज ए टीचर कोई समझता ही नहीं है, मतलब सब बड़े भाई की तरह ही समझते हैं आपको. सो ये आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था लास्ट में. एंड थैंक यू सो मच कि आपने हाँ बोल दी इस पॉडकास्ट के लिए. काफ़ी मज़ा आया मुझे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे आज. See, I look forward to more. So let's do this, guys. Okay guys, see you guys in the next episode.